वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े, वेदर इट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और डिमांड एनालिसिस और इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सारे केसेस में हमने कैसे अपनी जो थिंकिंग पावर थी उसको हमने एज अ कस्टमर रखी थी, या ये कह लीजिए कि हमारा जो सोचने का नज़रिया था वो कस्टमर की तरह था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे, प्राइस अगर घटता है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नाउ फ्रॉम टुडे, लाइक इस चैप्टर के आगे जितने भी आपको चैप्टर पढ़ने हैं उसमें आपको सोचना है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मालिक सोचना है आपको। अब आप कस्टमर नहीं रह गए, अब आप प्रोड्यूसर हो गए हैं। और एक प्रोड्यूसर की सबसे खास बात ये होती है कि वो वही सामान बनाना पसंद करता है या उसी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना मार्केट में पसंद करता है जिसकी कीमत ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। क्लियर? तो आज से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सोचने का वो प्रोड्यूसर की तरह होना चाहिए, ना कि कस्टमर की तरह होना चाहिए। तो आई होप आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। We are aware about that both customer and producer are needed for smooth functioning of an economy. दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। In the previous 3 chapters we focused our attention on the behavior of consumer. Now we pay attention towards the producer. अभी तक हमने कंज्यूमर पे अटेंशन फोकस किया था, लेकिन अब हम किस पे करेंगे? अब हम प्रोड्यूसर पे करेंगे। क्लियर? A producer makes use of various inputs for production of goods and services. Production is an important economic activity as it enhances the utility of product by changing it in the form needed by the customer. Production क्या है? Production is nothing but a process through which you convert one thing into any other useful thing. Clear? Let's say cotton, रुई है, ठीक? तो रुई से आपके बहुत सारे पर्पजेस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसी रुई से थ्रेड बनता है, यानी कि धागा बनता है। उसी धागे से शर्ट बनती है, पैंट्स बनती हैं, बहुत सारे क्लोथ्स बनते हैं। उन्हीं कपड़ों से फैशनेबल आपके गारमेंट्स बन जाते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ की एक उपयोगिता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ आप उसका फेस या जिसका जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इन द सेम वे प्रोडक्ट आर द सेम, रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, दैट्स ऑल। और जो कन्वर्जन है यही क्या है? प्रोसेसिंग है, यही प्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन पे आते हैं, क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो चलिए पढ़ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म। इनपुट और आउटपुट में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। इन इकोनॉमिक्स सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, और इकोनॉमिक्स में हम उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो क्या है इसकी एक वैलिड डेफिनेशन? चलिए पढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स। अगर ये डेफिनेशन आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो एक डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म, दैट्स ऑल। ये एकदम वैलिड डेफिनेशन है और आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब नीचे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। क्यू एक्स मीन्स आउटपुट ऑफ कमोडिटी, कई जगह पर क्यू एक्स लिखा गया होगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो आप परेशान मत होइएगा, कॉन्सेप्ट पकड़कर अगर चलेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल के नाम बदल सकते हैं। हम लोग हमेशा से लिखते आते हैं लेट और सपोज दिस फ्रीक्वेंसी और नंबर टू बी एक्स। अगर मैं उसकी जगह ए ले लेता तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाता? नहीं, सिर्फ मैंने x की जगह a ले लेना था। चलिए, तो यहाँ पर o है तो o लिखे रहने देते हैं, अगर q होता तो q पढ़ते। सिंबॉलिकली OX इज इक्वल टू f। f स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, ब्रैकेट में है I1, I2, I3 एंड nth नंबर। कहने का मतलब है ये रिलेशन है किसके बीच में? इनपुट्स के बीच में। देखिए नीचे उसके एक्रोनिम्स लिखे हुए हैं। OX स्टैंड्स फॉर आउटपुट ऑफ कमोडिटी ऑफ x, मैंने मेन गुड्स की बात हो रही है। F is the functional relationship whereas I1 to N is input needed for output. Clear? तो ये एक फंक्शनल रिलेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है O चेयर इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ।
एक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट थे कॉब डगलस, ये उनका फॉर्मूला है। तो इसको आप अपने डायरी में या पेन कॉपी में जहाँ कहीं भी इसको नोट कर रहे होंगे नोट्स, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट्स, से लेबर एंड कैपिटल, देन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिटन एज, तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है, ओ चेयर यानी कि आउटपुट ऑफ चेयर इज इक्वल टू एफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एल स्टैंड्स फॉर लेबर, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल। अब आप कहेंगे कैपिटल को सी से डिनोट क्यों नहीं किया गया, तो बेटा ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो उनके ओरिजिनल स्टार्टिंग वर्ड से या लेटर से डिनोट नहीं किए जाते, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेट्स से कंजम्पशन, कंज्यूमर, ये सारे सी से स्टार्ट होते हैं, सो दे हैव डिफरेंट नोटेशंस। क्लियर, तो परेशान मत होइएगा। तो ओ चेयर मीन्स चेयर की उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी जितना लेबर और कैपिटल लगाया जाएगा। क्लियर, और इनकी फंक्शनल रिलेशनशिप कैसी है। प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द मैक्सिमम चेयर, ओ चेयर, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट। ओ चेयर जो है यानी कि आउटपुट ऑफ चेयर, वो ये वो क्वांटिटी है जो मैक्सिमम है लेबर और कैपिटल की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लगाने के बाद। इफ प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज 250 यानी कि 250 चेयर्स बनती हैं जब 7 लेबर और 2 यानी कि 2 कैपिटल लगाई जाती है। अब वो कैपिटल कुछ भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, तो मतलब यूनिट में आपको डिफाइन करना है। क्लियर, तो जब 7 लेबर और 2 कैपिटल लगाई जाती है, 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाई जाती है, तो कितनी चेयर प्रोड्यूस होती हैं, 250 प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर, तो अब अगर इसी में आप नंबर ऑफ लेबर बदलते रहिए, यूनिट ऑफ कैपिटल बदलते रहिए, उधर का आउटपुट बदलता रहेगा। क्लियर, चलिए मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज आइदर द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन इनपुट और मैक्सिमम क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये दोनों ही तरफ से आप समझ सकते हैं। अगर आप LHS देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस हो रही हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। और इकोनॉमिक्स क्या कहता है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम थिंग्स और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम थिंग्स, यानी कि मिनिमम इनपुट कितना चाहिए मैक्सिमम आउटपुट के लिए। तो अगर आप इसको रिवर्स करके देखें, अभी आपने क्या देखा था, LHS से RHS की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि आप आउटपुट की तरफ से इनपुट की तरफ आ रहे थे, तब आपने क्या कहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर प्रोड्यूस हो रही हैं इस इनपुट से। क्लियर, अगर आप इधर से चलते हैं तो क्या कहेंगे, मिनिमम जो आपने कैपिटल लगाई या जो भी इनपुट्स लगाए उससे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका प्रोडक्ट था वो प्रोड्यूस किया है। तो ये सिर्फ सोचने की एक विचारधारा है, एक नज़रिया है। सेकंड पॉइंट है, प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच इज़ टेक्निकल इन नेचर। डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ उसमें टेक्निकल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। क्लियर, जैसे मैं अभी कॉटन वाले पे बात पे करता हूँ। जब आप कॉटन से थ्रेड बना रहे थे तब आप मशीन का यूज़ कर रहे थे ना, भले वो चरखा रहा हो, चरखा इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा आयरन मशीन्स थी नहीं, लेकिन आपने जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया दैट वॉज टेक्नोलॉजिकल। आपने मंत्र नहीं थे क्योंकि आजकल ऐसे मंत्र पढ़ा और वो सब कन्वर्ट हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज एरा। क्लियर, सो देयर इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप between input and output through which you convert input into a final goods or output. क्लियर, तो यहाँ पर 2 बातें और लिखी हुई हैं। तीसरा है, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी। इफ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन देन इंक्रीज्ड आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द सेम फिजिकल इनपुट। सिंपल सी बात है। अभी तक हम चरखे से बना रहे थे, जब कॉटन से हम थ्रेड बनाते थे चरखे के थ्रू, तो होता था कि हम 2 kg ऑफ कॉटन से हम 10 यूनिट्स ऑफ थ्रेड बना लेते थे। लेकिन जब अब मेरे पास मशीन आ गई है तो वो फाइन लेंथ वाला जो एक धागा बनता है वो बन सकता है। तो मैं 2 kg ऑफ कॉटन से अब मैं 20 यूनिट ऑफ थ्रेड बना रहा हूँ। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो आउटपुट था वो बढ़ गया। क्लियर, फोर्थ है, द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मैथड ऑफ प्रोडक्शन एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर विल इंश्योर इनसफिशिएंट मेथड। ये एक एजम्पशन है, ये कहा जाता है कि जो भी प्रोड्यूसर है वो ये मान के चलते हैं कि रैशनल है और वो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है, बट इट इज़
एक्चुअली नॉट पॉसिबल अगर हम रियलिटी की बात करें तो, क्योंकि हर एक जो इंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, मैं एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, बहुत से लोग इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वट एवर यू फील राइट यू कैन स्पीक इट आउट। ओके, सो एंटरप्रेन्योर डजंट मैटर, द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी कैपिटल लिमिटेशन है ना, वो उतना ही ज़्यादा कैपिटल लगा पाएगा जितनी उसकी हैसियत होगी। अब धीरू भाई अंबानी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उससे कहीं ज़्यादा उनके लड़के मुकेश और अनिल ने किया है, और हो सकता है अगर इसी तरह से उनकी कैपिटल बढ़ती रही तो उनका जो बेटा है वो उनसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। क्लियर? तो ये मान के चलना कि जो वो यूज़ कर रहा है वो बेस्ट है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। आप ये कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो प्रोड्यूसर होता है वो बेस्ट वे यूज़ कर रहा होता है, तो ये बात जायज़ होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लॉन्ग रन में भी होता है, शॉर्ट रन में भी होता है। तो ये जो टर्म है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस को देख लीजिए। बेसिस लिखा हुआ है, शॉर्ट रन लिखा हुआ है और लॉन्ग रन। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपको डिफरेंस लिखने के लिए आएगा तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम वर्ड्स लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ सेम फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट मीन्स व्हाट? फॉर्मेट मीन्स दिस बेसिस, दिस शॉर्ट रन एंड दिस लॉन्ग रन। क्लियर? ये तीनों ही चीज़ें आपकी मिलनी चाहिए। अब ये है नहीं कि कुछ और पूछा गया उसमें भी लॉन्ग रन शॉर्ट रन गुजर दिया, नहीं। कहने का मतलब है बेसिस है, और अगर वो कुछ और चीज़ पूछ रहा है, इनपुट आउटपुट में डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको वहाँ पर लिखना है। क्लियर? पहला मीनिंग, शॉर्ट रन refers to a period in which output can be changed by changing only variable factor। शॉर्ट रन में क्या होता है कि आप सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर होता है, जिसका नाम ही वेरिएबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, उसी को चेंज कर सकते हैं, बाकी फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपने वो चेयर वाला एग्जांपल पढ़ा, उसमें लेबर लगाया और कैपिटल लगाया आपने। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मुझे 2 चेयर ज़्यादा बनानी है, तो क्या मैं एक्स्ट्रा पैसा लगा सकता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या मशीनरी और इंस्टॉल कर सकता हूँ? नहीं, मुझे क्या करना होगा, मुझे लेबर बढ़ाने होंगे। क्लियर? तो मुझे करना क्या है कि वो चीज़ मैं जल्दी से चेंज कर सकता हूँ जो वेरिएबल होगी। तो शॉर्ट रन में क्या है, फिक्स फैक्टर अपनी जगह पे फिक्स रहता है और वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करके प्रोडक्शन में चेंज करते हैं। क्लियर? लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में आपको टाइम मिल जाता है, यू कैन चेंज इवन द फिक्स फैक्टर ऑल्सो। क्लियर? अब आपको टाइम मिल गया 1 साल का, तो 1 साल में आप ऑब्वियस ही बात है आप एक नई मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर? सो लॉन्ग रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल मीन्स वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्लासिफिकेशन, फैक्टर आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इन द शॉर्ट टर्म। ये आई थिंक पहले लिखना चाहिए था ताकि आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का ज्ञान तो होता। चलिए लॉन्ग रन, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन बिकॉज यू कैन चेंज द फिक्स फैक्टर ऑल्सो। और जो चीज़ चेंज हो सकती है वो फिक्स तो हुई नहीं। इफ इन शॉर्ट रन मशीन इज फिक्स फैक्टर फॉर मी बट आई कैन चेंज इट इन लॉन्ग रन, दैट मीन्स नाउ आफ्टर 1 year मशीन इज नो मोर फिक्स फैक्टर फॉर मी बिकॉज आई कैन चेंज इट। क्लियर? इन लॉन्ग रन इट बिकेम वेरिएबल फैक्टर फॉर मी एज अ प्रोड्यूसर। Price determination. In short run, demand is more active in the price determination as supply cannot be increased immediately with increase in demand. Obvious सी बात है कि अगर मार्केट में 10 खरीदार इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो आप सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ा सकते, आपको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में जो डिमांड और सप्लाई दोनों हैं वो इक्वल रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में दोनों को ही प्रॉपरली चेंज किया जा सकता है। कहीं पर भी अगर डाउट हो बच्चों तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमें भागना नहीं है, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। क्लियर? वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं एक नज़र, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी भी आपके मन में डाउट होगा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को लेकर। फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। फिक्स फैक्टर, अच्छा ओके वेरी गुड। यहाँ पर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस दिया हुआ है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू एंड इंसिस्ट यू टू नोट डाउन दीज डिफरेंसेस। क्लियर?
If you are making your notes on your copy, then make sure you have all the differences in your notebook. Clear? Because they are very useful for your 11th as well as for your BCom, because the same content you are going to face in BCom first year also. Okay, so मैं इसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में. इतना आप करिए प्रिपेयर और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.